हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी हम वेन डायग्राम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली कक्षा तक इस चैप्टर के अंतर्गत पूछे जाने वाले विकल्प, ठीक है, उसके डायग्राम और उनकी व्याख्या के बारे में बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद होगा कि आप सभी ने उस वीडियो के बाद खुद से उसकी प्रैक्टिस की होगी। इसीलिए आज यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को फिर से बता दूं कि आप क्लॉक और कैलेंडर का बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम अभ्यर्थी उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखने के बाद और नोट्स को देखने के बाद डाउट्स पूछ रहे हैं। तो मैं आप सभी को फिर से बताना चाहूँगा कि टेस्ट सारे अपलोड कर दिए गए हैं, जैसा कि आप अभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो टेस्ट को बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ना या मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना ही जरूरी नहीं है। सुनने के बाद आपको कितना याद रहता है, आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं, यही चीज़ आपका एग्ज़ाम में काम आएगा। तो इसीलिए टेस्ट को बहुत ही सीरियसली अटेम्प्ट कीजिए। क्लियर है? ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि हर प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पर विकल्प नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं यहाँ पर आज कुछ उदाहरण लेकर आया हुआ हूँ। प्रैक्टिस सेशन हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है या जो भी अवधारणाएं हैं उनको पढ़ना है और खुद से सोचना है कि इसके लिए बेस्ट पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकते हैं। अगर आपको विकल्प चाहिए ही तो कल मैंने आपको जो 11 डायग्राम बताए थे उसे अपना विकल्प मान लीजिए। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न है मेरे पास मिनट, डे और मंथ, अर्थात मिनट, दिन और महीना। अब मुझे सोचना है कि क्या मिनट, दिन और महीने में कोई संबंध है कि नहीं है। देखिए, महीना जो है कुछ दिन से मिलकर बना होता है और दिन जो है 24 घंटे से मिलकर बना होता है और घंटे में मिनट समाहित है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि मिनट का दिन से और दिन का महीने से बिल्कुल रिलेशन है आपस में। तब इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा मिनट, डे एंड मंथ का। अब ये मेरे पास 3 सर्कल हैं, तो कौन से सर्कल को मैं क्या मानूंगा ये जानना भी जरूरी है। हालांकि विकल्प में आपको सर्कल में नाम नहीं दिया रहेगा, सिर्फ ये डायग्राम दिया रहेगा, लेकिन आपको खुद का सोच और स्किल बढ़ाते हुए चलना है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे सबसे अंदर वाले सर्कल में आएगा क्या? मिनट, और मिनट से मिलकर बना होता है क्या? दिन। तो यहां पे आएगा डे, और कुछ दिन से मिलकर बना होता है क्या? मंथ। तो मंथ आएगा यहां पे सबसे बाहर वाले सर्कल में। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है? अब जब जब मैं बोर्ड रफ करूंगा, आप अगले प्रश्न को पढ़िए और सोचिए कि उसका डायग्राम कैसे बन सकता है। यहां पर देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है मेरा? बर्ड्स, क्रो एंड हॉक, अर्थात पक्षी, कौवा और बाज। अब देखिए, कौवा तो पक्षी होता है, यहां तक तो ठीक है कि कौवा और पक्षी में रिलेशन है, क्योंकि पक्षी की ही प्रजाति है कौवा। अब देखिए, क्या बाज भी पक्षी की प्रजाति है? तो बिल्कुल, बाज भी पक्षी की प्रजाति है। अब मुझे यहां से रिलेशन मिल चुका है कि कौवा और बाज दोनों क्या हैं? पक्षी हैं। लेकिन क्या कौवा और बाज का आपस में कोई रिलेशन होता है क्या? नहीं होता है, दोनों अलग अलग प्रजाति है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? यहां पर देखिए, यह है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 और इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार। कौवा और बाज, अर्थात ये क्रो और ये हॉक, दोनों ही क्या है? पक्षी की प्रजाति है। तो यहां पे आएगा भाई पक्षी। ये लीजिए, ये बनेगा आपका कौवा, पक्षी और बाज का डायग्राम। अब देखिए, सभी कौवा पक्षी हैं, ठीक उसी प्रकार सभी बाज क्या हैं? पक्षी हैं। लेकिन पक्षियों की प्रजाति में क्या सिर्फ कौवा और बाज ही हैं? नहीं ना, पक्षियों की तो और बहुत से प्रजाति होते हैं। इसलिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है वो एरिया क्या बताता है कि कौवा और बाज के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सी पक्षियों की प्रजाति है। क्लियर है?
अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, इंजीनियर, सर्जन और टीचर, अर्थात अभियंता, डॉक्टर और शिक्षक। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए भी, और जो स्टेट पीएससी देते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, बार बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझते चलिएगा। अब देखिए, अगर मैं इंजीनियर, सर्जन की बात करूं तो दोनों तो अलग अलग प्रोफेशन है, ये दोनों तो बिल्कुल अलग होंगे, इसमें कहीं पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। लेकिन मुझे एक और शब्द क्या दिया गया यहाँ पे, टीचर अर्थात शिक्षक। अब सोचिए, इसको जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है कि तीनों अलग अलग होंगे, यहां पर नो रिलेशन का डायग्राम आपको बिल्कुल दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन आप सोचिए कि हमारे देश में या कहीं पर भी मेडिकल कॉलेज होते हैं, ठीक उसी प्रकार इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं। तो भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर कोई पढ़ा रहा है या कोई भी वो टीचर है तो पहले वो खुद इंजीनियरिंग किए होंगे। अगर इंजीनियरिंग के कॉलेज में कोई टीचर है तो निश्चित ही वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ले रहे होंगे ना, तो वो पहले क्या होंगे, इंजीनियर। ठीक उसी प्रकार मेडिकल कॉलेज में अगर कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, तो पहले वो खुद क्या किए होंगे, डॉक्टरी की पढ़ाई किए होंगे। अब सोचिए, शिक्षक के अंदर दोनों आ सकते हैं, सर्जन भी आ सकते हैं और इंजीनियर भी आ सकते हैं। लेकिन क्या जरूरी है कि जितने भी इंजीनियर हैं वो सिर्फ टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, या जितने भी डॉक्टर हैं क्या वो सिर्फ मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, क्या डॉक्टर का काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तब देखिए यहां पर क्या बनेगा, सम का केस बनेगा, अर्थात इंजीनियर में से कुछ ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग का काम कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार डॉक्टर्स या सर्जन में कुछ ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर का काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, देखिए। ठीक है, ये तो पहुंच गया मैं सही आंसर तक, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा खुद के लिए? तो ये बीच वाले सर्कल में आएगा कौन, टीचर। ठीक, अब देखिए ये वाले सर्कल में आएगा कौन, इंजीनियर। और ये वाले सर्कल में आएगा कौन, सर्जन। तो ये वाला जो एरिया है वो क्या बता रहा है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि इंजीनियर में से कुछ ऐसे हैं जो टीचिंग का कार्य कर रहे हैं और डॉक्टर्स में भी कुछ ऐसे हैं जो टीचिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन ये एरिया क्या बता रहा है, जरूरी नहीं कि सभी इंजीनियर टीचर हों। ठीक उसी प्रकार ये एरिया क्या बता रहा है, जरूरी नहीं कि सभी डॉक्टर क्या हों, टीचर हों। क्लियर है? और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, बहुत ही अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। अब देखिए, मान लो कि यह विकल्प आपके प्रश्न में नहीं है, ठीक है, यह विकल्प आपके प्रश्न में नहीं है, सबसे बेस्ट पॉसिबल डायग्राम तो यही है। लेकिन अभी क्या बोल रहा हूं मैं कि आपके विकल्प में नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग प्रोफेशन मानेंगे। ठीक है, यहां पे आएगा कौन, सर्जन, यहां पे आएगा आपका इंजीनियर, और ये एक सर्कल में आएगा कौन, टीचर। तो ये डायग्राम आपका क्या हो गया, सेकंड प्रायोरिटी। इस डायग्राम को भी बना के नोट्स में यहां पे लिख लीजिए क्या, सेकंड प्रायोरिटी। और ये क्वेश्चन बिल्कुल एसएससी में आया हुआ है। एक बार जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब ये विकल्प को आंसर लिया गया था, उसके बाद में जब फिर से पूछा गया तो ये विकल्प नहीं था, उस स्थिति में इसको आंसर माना गया। और उसका तर्क कुछ इस प्रकार माना गया कि तीनों ही अलग अलग प्रोफेशन है, टीचिंग अलग प्रोफेशन है, डॉक्टरी अलग प्रोफेशन है और इंजीनियरिंग एक अलग प्रोफेशन है। क्लियर है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि विकल्प के आधार पर आपको सोचना है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या है मेरे पास, डॉग्स, पेट्स एंड कैट्स, कुत्ते, पालतू और बिल्लियां। सोचिए, कुत्ते और बिल्ली का पालतू होने से क्या कनेक्शन हो सकता है और किस प्रकार कनेक्शन हो सकता है। अब देखिए, कुत्ते और बिल्ली तो दो अलग अलग प्रजाति है, दोनों का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकता और न ही बिल्ली कुत्ते हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है? तो मेरे पास दो सर्कल ऐसे होंगे जिनमें नो रिलेशन का केस होगा, यहां तक तो मैंने ट्रेस कर लिया। अब देखिए, कुत्ते और बिल्ली को पालतू से मैं कैसे जोड़ सकता हूं, कुत्ते और बिल्ली दोनों ही पालतू होते हैं,
लेकिन क्या जरूरी है कि सभी के सभी कुत्ते पालतू ही हों या सभी की सभी बिल्लियां क्या हो, पालतू ही हों, है ना। तो मैं क्या मानूंगा कि कुत्ते और बिल्ली दोनों पालतू हैं, लेकिन कुछ कुत्ते पालतू हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ बिल्लियां पालतू हैं, और कुत्ते और बिल्ली का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार। ये आ गया पालतू अर्थात पेट्स, ठीक। यहां पे आएगा भाई आपका डॉग्स अर्थात कुत्ते, और यहां पे आएगी कौन, बिल्लियां। तो ये एरिया क्या बता रहे हैं, ऐसे कुत्ते जो पालतू हैं, और ठीक इसी प्रकार जो रेड सर्कल से बाहर है वो क्या बता रहा है कि जरूरी नहीं कि सभी के सभी कुत्ते क्या हों, पालतू ही हों। ठीक उसी प्रकार ये जो कॉमन एरिया है वो क्या बता रहा है, बिल्लियां जो पालतू हैं, और ठीक ये रेड सर्कल के बाहर का ये जो सर्कल है ये क्या बता रहा है कि ऐसी बिल्लियां जो पालतू नहीं हैं। क्लियर है। अब देखिए ये प्रश्न भी आपके एसएससी में पूछा गया था, एक बार ये आंसर लिया गया था क्योंकि ये विकल्प में था उस समय, और जब फिर से इसको पूछा गया तब ये ऑप्शन विकल्प में नहीं था। तब उस स्थिति में क्या माना गया, ये डॉग, ये कैट, और ये होंगे कौन, पेट्स अर्थात पालतू। अब इस स्थिति में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सभी के सभी कुत्ते क्या हैं, पालतू हैं, और सभी की सभी बिल्लियां क्या है, पालतू हैं, लेकिन कुत्ते और बिल्ली का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, तब इस प्रश्न के लिए आपका सेकंड प्रायोरिटी का डायग्राम क्या होगा, ये, इसे भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट आता है तो हमसे बिल्कुल संपर्क कीजिए और टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि टेस्ट दिलाना अति आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़े। पांचवा क्या है भाई, देखिए यहां पे फ्लावर, क्लॉथ्स एंड वाइट अर्थात फूल, कपड़े और सफेद। अब सोचिए फूल और कपड़े तो अलग अलग है भाई, तो दो सर्कल तो ऐसे होंगे जिनमें कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, 50% मैंने ट्रेस कर लिया। अब सफेद से फूल और कपड़े का क्या संबंध हो सकता है, कुछ सोचे। सफेद और फूल का, सॉरी, फूल और कपड़े का सफेद होने से क्या संबंध हो सकता है। तो संबंध कुछ इस प्रकार है कि सफेद रंग के फूल भी होते हैं और सफेद रंग के भाई कपड़े भी होते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि जितने भी सफेद रंग की चीजें हों क्या फूल और कपड़े हैं, या कुछ जितने भी फूल हैं वो सिर्फ सफेद रंग के हैं, या दुनिया में जितने भी कपड़े हैं वो क्या वो सिर्फ सफेद रंग के हैं। तो सब में क्या बनेगा, सम का केस बनेगा अर्थात कुछ का केस बनेगा। तब मैं क्या बोलूंगा कि फूल सफेद होते हैं लेकिन फूलों में से कुछ फूल ही सफेद हैं। ठीक उसी प्रकार कपड़े भी सफेद होते हैं लेकिन कुछ कपड़े ही सफेद हैं। ठीक, तो देखिए इसका डायग्राम। ठीक, हमने फूल और कपड़े को सफेद होने से लिंक किया है, इसलिए जो व्हाइट है ये सेंटर में रहेगा। ठीक, यहां पे मैं बना लेता हूं क्लॉथ्स अर्थात कपड़े, यहां पे मैं बना लेता हूं फ्लावर्स, अब देखिए फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सफेद के सर्कल में क्लॉथ का जितना एरिया कॉमन है ये क्या बता रहा है, ऐसे कपड़े जो सफेद हैं। जो क्या है, सफेद हैं। लेकिन मैंने आपको एक और लाइन बोला था, क्या जरूरी है कि सभी के सभी कपड़े क्या हों, सफेद हों। तो भाई जो कपड़े सफेद नहीं हैं वो ये एरिया बता रहे हैं। ठीक उसी प्रकार फूल के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये जो कॉमन एरिया है ये क्या बता रहे हैं, फूल जो सफेद हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जितने भी फूल हैं वो सिर्फ सफेद रंग के ही हैं। तो उसके लिए क्या है भाई, ये एरिया है सर्कल का, ऐसे फूल जो सफेद से भिन्न रंग के हैं। अब
सफेद के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको रीड करूंगा तो क्या होगा कि दुनिया में जितने भी सफेद रंग की चीजें हैं, क्या वो फूल और कपड़े ही हो सकते हैं? नहीं ना, बाकी भी चीजें हैं जो सफेद हैं, जैसे ये व्हाइट बोर्ड। तो ये व्हाइट बोर्ड कहां पे आएगा भाई? सर्कल का वो हिस्सा जिसमें फ्लावर और क्लॉथ्स कॉमन नहीं है। ठीक है यहां तक? तो ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसका डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास, इंडिया, छत्तीसगढ़ और रायपुर, और ऐसे प्रश्न भी बार बार पूछे जाते हैं। सोचिए, इंडिया, छत्तीसगढ़ और रायपुर को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है? ये है भाई मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है? इंडिया, छत्तीसगढ़ और रायपुर। देखिए, इंडिया क्या है? कंट्री है, एक देश है। छत्तीसगढ़ क्या है? एक राज्य है। और रायपुर क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर एक शहर। क्लियर है यहां तक? क्या क्या बोला मैंने? देश, राज्य और उसी राज्य का शहर। ठीक। तब देखिए, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएं, ठीक है, या कहें छोटे से बड़े की ओर जाएं, तब कुछ शहरों को या गांवों को मिलाकर क्या बनता है? एक राज्य बनता है। ऐसे बहुत सारे राज्य मिलकर क्या बनता है? हमारा देश बना हुआ है ना? भारत राज्यों का संघ है, पढ़े होंगे आप बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में। तब देखिए, सभी एक दूसरे में समाहित है, ये चीज तो क्लियर हो गया है ना? इंडिया से मैं रायपुर को बाहर नहीं कर सकता, ना ही छत्तीसगढ़ को बाहर कर सकता हूं। देखिए, इसमें कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, ये बात तो कंफर्म हो गया, क्योंकि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तब मैं क्या करूंगा? ऑल का केस लगाऊंगा यहां पे, क्योंकि इंडिया के अंदर में क्या है? छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के अंदर में क्या है भाई? हमारा रायपुर। तो ये जो बाहर वाला सर्कल है ये क्या होगा? इंडिया। और इंडिया के अंदर में कौन सा स्टेट है? तो छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के अंदर में क्या है? शहर रायपुर। क्लियर है? अब इसी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जिसमें बहुत लोगों को डाउट होता है और कुछ लोगों से सही बनता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों से सही बनता है, उसको मैं यहीं पर ही बता रहा हूं। एक क्वेश्चन है, इंडिया, मध्य प्रदेश, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और एक है झांसी। झांसी एक स्थान है भारत में जिसके बारे में आप सभी को अवश्य ही पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा जो अभी मैं बताने वाला हूं। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। अभी जब मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखा तो आपने सोचा होगा कि इसका डायग्राम वैसे ही बनेगा जैसे मैंने इंडिया, छत्तीसगढ़ और रायपुर को बनाया है। यही सोच रहे होंगे बहुत से लोग, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाहर वाला सर्कल इंडिया तो जरूर होगा, क्योंकि दोनों भारत के अंदर मौजूद अलग अलग स्थान हैं, चाहे वो राज्य हो या शहर हो, वो बात का मुद्दा है। दोनों इंडिया के अंदर हैं, ये प्राइमरी चीज है। ठीक। अब जब मैंने बोल दिया है कि पिछले डायग्राम की भांति ये नहीं बनेगा, उसका अर्थ ये है कि भाई हमको सुनने से लगता है झांसी की रानी मध्य प्रदेश, ऐसा नहीं है। ये जो झांसी स्थान है भाई, ये पड़ता है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो एमपी बनेगा यहां पे, और झांसी उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान है, इसलिए झांसी हो जाएगा मध्य प्रदेश से अलग। क्लियर है? ठीक है। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी कहा था कि इस चैप्टर में आपका जीएस पार्ट का नॉलेज बार बार डिमांड करेगा। ठीक है, किस प्रकार से? कुछ इसी प्रकार से। ठीक है। अभी अब हम 7वें प्रश्न को हल करने वाले हैं। वो क्या है? स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पॉलीगॉन। ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिर से आपका क्या है? जनरल नॉलेज डिमांड कर रहा है यहां पे। सोचिए सोचिए, क्या होगा? स्क्वायर, रेक्टेंगल और पॉलीगॉन का क्या हो सकता है? देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, और रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, और पॉलीगॉन का अर्थ होता है क्या? बहुभुज। तो बहुभुज तो दोनों ही हैं, ये बात मैं पहले ही आपको बता देता हूं। बहुभुज तो दोनों ही हैं, लेकिन क्या वर्ग का आयत से और आयत का वर्ग से कोई कनेक्शन होता है? तो इसके लिए आपको क्या चाहिए भाई? सबसे पहले तो वर्ग और आयत का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि दोनों क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे।
ये है भाई क्या, स्क्वायर। और ये क्या है, आयत। जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। अब देखिए इसमें चारों कोण तो 90 अंश के होते हैं। यहां तक तो ठीक है, यहां तक दोनों सेम है, क्योंकि यहां पे दो भुजाओं के मध्य 90 अंश का ही कोण बन रहा है, अर्थात राइट एंगल बन रहे हैं। यहां तक ठीक है। अब देखिए स्क्वायर के लिए क्या परिभाषा होती है कि सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, यहां पर रेक्टेंगल में क्या चेंज आता है यहां पे कि आमने सामने का जो साइड्स है, अर्थात आमने सामने की जो भुजा है वो समान होनी चाहिए। ये आमने सामने का अर्थ ये दोनों, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार ये दोनों सेम होने चाहिए। जरूरी नहीं कि आयत में चारों भुजाएं सेम हो। ठीक, तो ये जो चारों भुजाओं का केस है वो कहां पर लगेगा, स्क्वायर का। तो इस स्थिति में मैं क्या बोल सकता हूं कि जो स्क्वायर है वो तो रेक्टेंगल होता ही है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, क्या बोला मैंने, स्क्वायर क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। हो सकता है क्या, होता ही है। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल जो है स्क्वायर नहीं हो सकता। इस चीज को अब आप ध्यान में रखिए। अब सोचिए इसका डायग्राम क्या हो सकता है। पहला चीज तो यह है कि बहुभुज दोनों हैं। ठीक है, दूसरा चीज मैंने क्या बताया कि वर्ग का आयत से कनेक्शन है। ठीक, तो नो रिलेशन का केस तो कहीं पर भी नहीं लगेगा, सबका आपस में कनेक्शन है। और एक लाइन मैंने और क्या बोला, सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं, अर्थात यहां पे ऑल केस की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। अब क्या ये सही होगा या नहीं होगा, यहां पर देखते हैं। ऑल केस के लिए डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है। मेरे को 3 अवधारणाएं दी गई है, तो 3 सर्कल मैं बना लेता हूं एक दूसरे के बाहर। अब देखिए सबसे पहली बात तो दोनों पॉलीगॉन है। तो इसको मैंने यहां बना लिया। ठीक, अब वर्ग को मैं इस सर्कल में रखूं या वर्ग को मैं इस सर्कल में रखूं, यह मुद्दा है। ठीक है, तो अभी आपका ये डाउट क्लियर होने वाला है। भाई ये जो सबसे अंदर वाला सर्कल है यहां पे क्या आएगा, स्क्वायर। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि सभी जो वर्ग हैं वो आयत होते हैं। ठीक, अर्थात आयत के सर्कल के अंदर में स्क्वायर का सर्कल समाहित रहेगा। ठीक, अब क्या बच गया अपने पास, रेक्टेंगल, अर्थात आयत। अब देखिए सभी वर्ग आयत होते हैं। ठीक है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होते, तो उसके लिए कौन सा एरिया है, ये एरिया है भाई। ये वाला एरिया क्या है, आयत जो वर्ग नहीं है। ठीक, और स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों क्या है, बहुभुज है, इसलिए दोनों के सर्कल के बाहर में क्या है, बहुभुज का सर्कल है। और अगर मैं ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना पूरा, इसको अगर रीड करूंगा तो क्या आएगा, ऐसे बहुभुज जो आयत और स्क्वायर के अलावा भी हों। क्योंकि जरूरी नहीं भाई कि सिर्फ 2 ही बहुभुज हैं, बहुत सारे है ना बहुभुज, तो उनके लिए ये एरिया है। क्लियर है, अभी से आप डायग्राम रीडिंग सीख जाइए। यही चीज आपको कहां काम आएगा, सिलोज्म में। हालांकि अभी आपको इतना सीखने का जरूरत नहीं है इस चैप्टर के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपका ब्रेन ट्रेनिंग कराने का कोशिश कर रहा हूं किस चैप्टर के लिए, सिलोज्म के लिए। और फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि वेन डायग्राम और सिलोज्म एग्जाम में आपके क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का फर्क बन सकता है। जो अभ्यर्थी पहले से एग्जाम दिए होंगे उन्हें यह बात अवश्य समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, एनिमल पेट और डॉग, जानवर पालतू और कुत्ते, क्या हो सकता है इसमें, जानवर पालतू और कुत्ते क्या हो सकते हैं इसमें। कुत्ता तो जानवर है, यहां तक तो कंफर्म है। क्या है, सभी कुत्ते जानवर हैं, है ना भाई। कोई भी ऐसा कुत्ता तो नहीं है जो पक्षी है, कुत्ते को तो जानवर ही बोलोगे, अर्थात क्या, सभी कुत्ते जानवर हैं। अब फिर से ये वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, क्या सभी कुत्ते क्या हैं, पालतू हैं क्या, नहीं है ना। ठीक, तो इसका डायग्राम क्या कैसे बनेगा, देखिए यहां पे ये आ गया डॉग, और मैंने क्या बोला,
सभी कुत्ते क्या हैं भाई, जानवर हैं, पहली बात तो ये आ गया क्या, एनिमल। अब देखिए, पालतू को मुझे डॉग से कनेक्ट करना है, और मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं कि सभी कुत्ते क्या हो, पालतू हो, अर्थात कुछ पालतू कुत्ते हैं या कुछ कुत्ते पालतू हैं। तो सम का केस हम कैसे बनाते हैं, कुछ इस प्रकार, ये लो भाई बन गया, ये क्या आ गया, पेट, अर्थात पालतू। क्लियर है यहां तक। फिर से आपको बता रहा हूं, सभी कुत्ते क्या हैं, जानवर हैं, ठीक है, और जरूरी नहीं कि सभी के सभी कुत्ते या सभी के सभी जानवर क्या हों, पालतू ही हों। इसलिए सिर्फ पालतू का सिर्फ कुछ हिस्सा हमने डॉग के अंदर में कॉमन रखा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड मैन, अर्थात गर्भवती महिला और पुरुष। दोस्तों इस क्वेश्चन का तो अपने आप में एजुकेशनल और इमोशनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन एंड मैन। अब देखिए, गर्भ धारण करने की क्षमता किनमें है, मानव की दो प्रजातियां हैं, महिला और पुरुष, ठीक है। अब गर्भ धारण करने की क्षमता प्रकृति ने महिलाओं में प्रदान की है, ठीक है। तो जितनी भी गर्भवती हैं वो तो महिलाएं होंगी, लेकिन जरूरी नहीं एट अ टाइम दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं वो गर्भवती हों, ठीक है। और प्रेग्नेंट और पुरुष का कोई संबंध नहीं है, वो तो अलग ही रहेंगे भाई। क्लियर हुआ। किस प्रकार बनेगा ये, कुछ इस प्रकार, ये तो मैन होंगे, ये तो ठीक है, ये क्या हो गए, पुरुष। अब देखिए, प्रेग्नेंट को मैं यहां रखूं और वुमेन को यहां रखूं, कि प्रेग्नेंट बाहर सर्कल में रहेगा और वुमेन यहां रहेंगी, ठीक है। अभी देखिए, मैं आपको गलत वाला केस बताता हूं। देखिए, गलत वाले केस में प्रेग्नेंट जो है वो बाहर वाले सर्कल में रहेंगे और वुमेन जो है वो अंदर वाले सर्कल में रहेंगी, ठीक है। अब इसको पढ़िए, सभी महिलाएं क्या हैं, गर्भवती हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या। अभी मैंने आपको बताया भाई क्या, कि जरूरी नहीं कि सभी महिलाएं गर्भवती ही हों, एक बात। दूसरा बात, इस एरिया को आप पढ़िए, ठीक है, ये वाला जो एरिया है उसको पढ़िए, ठीक है। इतनी जो महिलाएं हैं अगर वो गर्भवती हैं तो बाकी ये जो गर्भवती हो कौन है भाई, कौन है। मैंने आपको क्या बताया, गर्भ धारण करने की क्षमता किनमें है, महिलाओं में है सिर्फ। तो इसका सही डायग्राम कैसे बनेगा, इसको देखिए। ये हो गए कौन, प्रेग्नेंट, और ये हो गई कौन, वुमेन। अब पढ़िए फिर से इसको, सभी गर्भवती कौन है, महिलाएं हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी महिलाएं गर्भवती ही हों, ठीक है। और पुरुष तो भाई अलग ही हो गए, अलग अलग प्रजाति है महिला और पुरुष, तो पुरुष को मैंने यहां पर अलग बना लिया है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये इसका सही एक्सप्लेनेशन वाला डायग्राम है। क्लियर है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ चुके हैं। यहां पर क्या है, मून, सन एंड अर्थ। मुझे पता है बहुत से लोग इसको भी गलत बनाएंगे, ये सोचते हुए कि जमीन से देखने पे सूर्य भी दिखाई देता है और धरती में तो हम खड़े ही हैं, चंद्रमा भी देख लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। तीनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है, और अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अलग अलग अस्तित्व है तो अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। और अपनी कॉपी में जो डायग्राम बनाए हों उसको ये रीड कर लो कि मून, सन एंड अर्थ हैविंग नो रिलेशन एमंग ईच अदर। जितने लोग ऐसा बनाए हैं बिल्कुल सही बनाए हैं, ठीक। क्या बोला मैंने, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो तीनों का सर्कल भाई अलग अलग रहेगा। इसको मैं बोल देता हूं क्या, मून अर्थात चंद्रमा, ये हो गया भाई सन, और ये क्या हो गया, अर्थ। अब क्यों अलग अलग है ये आपको मैं बताता हूं। चंद्रमा क्या है भाई, एक उपग्रह है,
क्या है? उपग्रह, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। ठीक, सूर्य क्या है? सूर्य भाई एक तारा है, जिसको हम बोलते हैं क्या? स्टार। जितने लोगों को नहीं पता था सूर्य एक तारा है, अभी समझ लीजिए कि सूर्य क्या है? एक तारा है, और यह बात एकदम शाश्वत सत्य है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी क्या है? ग्रह है, अर्थात प्लैनेट। ठीक, उपग्रह, ग्रह और तारा, तीनों का ब्रह्मांड में अलग अलग अस्तित्व है, इसीलिए ये तीनों अलग अलग रहेंगे। और ये प्रश्न भी एसएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए डायग्राम बनाने के साथ साथ आप शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन भी लिखते चलिए, क्योंकि आपको 3 से 4 महीने बाद फिर से नोट्स रिवाइज करना है। ठीक है, तो उस समय जरूरी नहीं कि अभी जो मैं आपको बोल रहा हूं और आप सुने हैं एग्जैक्टली आपको रिकॉल हो पाए, इसलिए छोटा छोटा हिंट लिखते चलिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। जज, थीफ एंड क्रिमिनल, अर्थात न्यायाधीश, चोर और अपराधी। देखिए, चोर और अपराधी में तो आपस में कनेक्शन है, सभी चोर तो अपराधी होते हैं भाई, ये बात तो सत्य है। चोर को कौन सज्जन बोलता है? चोर तो अपराधी ही होता है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि जितने भी अपराधी मौजूद हैं यहाँ पे दुनिया में वो सिर्फ चोरी चमारी का ही काम करते हों। ठीक है, अर्थात सभी अपराधी चोर हों ये तो जरूरी नहीं। और देखिए, थीफ और क्रिमिनल का जज से क्या रिलेशन हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या? अब आप सभी सोच रहे होंगे कि सर एक कोर्ट रूम के अंदर में तो जज रहता है और थीफ तो क्रिमिनल है ही, तो सब एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ऐसा क्यों नहीं है अभी आपको बताता हूं। ये हो गए कौन? थीफ, अर्थात चोर। ये हो गए कौन? क्रिमिनल, अर्थात अपराधी। ठीक, अब देखिए जज को मैं कैसे रिलेट करूं इन दोनों से, तो आपको मैं बता दूं जज इन दोनों से अलग व्यक्ति है भाई, अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते आप जज को। अगर कहीं से भी मैं कनेक्शन बैठाता हूं जज का तो तो इसको मैं क्या रीड करूंगा कि कुछ जज ऐसे हैं जो अपराधी हैं। ठीक, या इसको मैं चोर के अंदर से बना लूंगा तो क्या होंगे? कुछ जज अपराधी भी हैं और चोर भी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो जज कहां रहेंगे? बिल्कुल अलग रहेंगे दोनों से, क्योंकि चोर जो अपराधी है, लेकिन जज कौन है भाई? जो वर्डिक्ट देने का काम करते हैं, जो फैसला सुनाने का काम करते हैं, जो आदमी न्याय करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? जज। तो ये कहां रहेंगे? अलग रहेंगे। और ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा जा चुका है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं एसएससी में या किसी न किसी स्टेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आने वाली कक्षाओं में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाला हूं टाइप 1 के, वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पहली बार पूछा गया तो अलग विकल्प आंसर था, दूसरी बार पूछा गया तो अलग विकल्प आंसर था। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि भाई आपको जो 4 विकल्प है उसी दायरे में रहकर सोचना है, इसीलिए ऐसा होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एंजाइटी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ, चिंता, बुद्धि और शक्ति। क्या बोला मैंने? चिंता, बुद्धि और शक्ति। सुनने के बाद में फिर से बहुत लोग गलत बनाएंगे, इसको एक दूसरे के अंदर समाहित कर देंगे। अब देखिए, चिंता होना एक अलग स्टेट है ना। चिंता होना किसी व्यक्ति के मानसिक स्थिति का अलग स्टेट है। ठीक उसी प्रकार बुद्धिमत्ता क्या है? किसी इंसान के अंदर मौजूद एक अलग गुण है। ठीक है, और यहां पर स्ट्रेंथ अर्थात जो शक्ति है वो भी एक अलग गुण है। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया क्या कि एंजाइटी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ एक इंसान के अंदर मौजूद अलग अलग गुण या उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं, और ना ही चिंता का बुद्धि से और ना ही बुद्धि का शक्ति से और ना ही चिंता का शक्ति से आपस में कोई कनेक्शन है। ठीक है, तब क्या रहेंगे? तीनों सर्कल अलग अलग रहेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं भाई चिंता, जिसको मैंने क्या लिखा हुआ है?
एंजाइटी, यहां पे आ जाएगा भाई बुद्धि, जिसको मैंने क्या लिखा हुआ है, इंटेलिजेंस, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा क्या, ताकत, जिसे मैंने क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ, ठीक है। यहां पर हमारे 12 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। तो मेरे बोर्ड रफ करते तक अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है सभी को अच्छे से रिवाइज कीजिए। दोस्तों आज के लिए मैंने 2 प्रश्न और लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ठीक है। लेकिन इन दोनों प्रश्नों की ओर जाने से पहले आपको इस टेबल के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इस टेबल में जो मैंने 5 से 6 चीज़ें लिखी हुई है दोनों ओर, यहाँ से बार बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वैरायटी किस चीज़ का है, रेप्टाइल्स का और मैमल्स का। तो रेप्टाइल्स का अर्थ होता है क्या, सरीसृप, और मैमल्स का अर्थ होता है कौन, स्तनधारी, ठीक है। तो रेप्टाइल्स की श्रेणी में कौन कौन आते हैं, तो मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, छिपकली, कछुआ और डायनासोर, ठीक है। तो ये रेप्टाइल्स आखिरकार कौन सी प्रजाति है, इस रेप्टाइल्स में उनको सम्मिलित किया गया है जो सरक कर या रेंग कर चलते हैं और इनके बच्चों का जन्म अंडों से होता है, ठीक है। सांप को इमेजिन कीजिए, सरक कर या रेंग कर चलता है, और सांप के बच्चों का जन्म कैसे होता है, अंडों के माध्यम से होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दूसरा वैरायटी मेरे पास मैमल्स अर्थात स्तनधारी का, तो ये कौन होंगे, तो इसमें ऐसी प्रजातियों को शामिल किया गया है जो अंडे नहीं बल्कि जीवित बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें अपना स्तनपान कराते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल्स और मैमल्स का डिफरेंस अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो साथ ही ये भी देख लीजिए कि स्तनधारी जीवों की श्रेणी में किनको रखा गया है, तो कुत्ता, चमगादड़, ठीक है। चमगादड़ के बाद है यहाँ पे हाथी, फिर गाय, फिर व्हेल, और यहाँ पे है ह्यूमन, जिसमें मैंने और कैटेगराइज किया हुआ है वुमेन, ठीक है। क्योंकि भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया गर्भ धारण करने की शक्ति किनके पास है, महिलाओं के पास है। अब देखिए यहाँ पे बैट्स और व्हेल, इन दोनों पे मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। वो क्यों किया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। बैट्स अर्थात चमगादड़ को बहुत लोग पक्षी के अंदर में कंसीडर करते हैं, लेकिन भाई चमगादड़ पक्षी की श्रेणी में नहीं आता है। वो क्या है, एक स्तनधारी जीव है। हाँ, चमगादड़ को आप आकाश में विचरण करने वाले जीवों में पक्षियों के साथ सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन चमगादड़ कभी भी पक्षी नहीं होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार व्हेल को लोग मछली की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं, लेकिन व्हेल क्या है, दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी मैमल्स है व्हेल, मछली नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज और, व्हेल को आप जलचर अर्थात एक्वेटिक एनिमल्स में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये मछली नहीं है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहां पर देखिए मैमल्स, बैट्स एंड क्रो अर्थात स्तनधारी, चमगादड़ और कौवा, ठीक है। अब देखिए इस टेबल से आप यहां तक तो पहुंच सकते हैं भाई कि जो चमगादड़ है वो क्या है, स्तनधारी है, ठीक है। चमगादड़ क्या है, स्तनधारी है। तो बैट्स के सर्कल के बाहर कौन आएगा, स्तनधारी अर्थात मैमल्स, ठीक। मैमल्स को मैंने अंदर के सर्कल में इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि इसका अर्थ ऐसा हो जाता कि सभी स्तनधारी क्या हैं, चमगादड़ हैं। तो ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है, इसीलिए मैंने क्या लिखा कि सभी चमगादड़ स्तनधारी हैं। अब देखिए कौवा ना तो स्तनधारी है, ठीक है, और ना ही कौवा चमगादड़ हो सकता है, अर्थात इस सर्कल से बाहर रहेगा कौन, कौवा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 का डायग्राम बनेगा और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अंतिम प्रश्न है क्या, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है भाई, क्रोकोडाइल्स, एक्वेटिक एनिमल और रेप्टाइल्स अर्थात मगरमच्छ, जलीय जंतु है ना, और क्या है, सरीसृप,
तो इस टेबल से तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी मगरमच्छ हैं वो किसके अंदर आएंगे, सरीसृप के अंदर में। ठीक, अब इन दोनों से हमें जलीय जंतु का कनेक्शन बैठाना है, तो किस प्रकार बैठाएंगे अभी देखेंगे हम लोग उसको। ठीक है, तो भाई ये हो गए कौन, मगरमच्छ। ये कौन हो गए, सरीसृप। ठीक, अब देखिए जलीय जंतु को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। मगरमच्छ जलीय जंतु है कि नहीं ये तो हमें पहले सोचना है, तो मगरमच्छ तो बिल्कुल जलीय जंतु है। ठीक, अब देखिए अगर मैं जलीय जंतु के सर्कल को सबसे बाहर में बनाऊंगा, उसका अर्थ क्या निकलेगा कि सभी सरीसृप भी क्या होंगे, जलीय जंतु होंगे। लेकिन ऐसा है क्या भाई, यहां पे देखिए छिपकली क्या जल में रहने वाला प्राणी है, नहीं ना। ठीक, तब मैं क्या बोलूंगा, इसके दो पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगा कि जलीय जंतु का सर्कल मगरमच्छ के साथ एक कॉमन बाउंड्री बनाएगा, और इसका अर्थ क्या होगा, सभी मगरमच्छ सरीसृप हैं और सभी मगरमच्छ क्या है, जलीय जंतु भी है। ठीक है, और ये एरिया क्या बता रहा है, मगरमच्छ के अलावा ऐसे और सरीसृप जो जलीय जंतु हैं। ठीक, और ये जो बाहर का एरिया है ये क्या बता रहा है, जलीय जंतु तो है लेकिन वो ना तो सरीसृप हैं और ना ही मगरमच्छ हैं। ठीक, अब इसका दूसरा डायग्राम कुछ इस प्रकार था, ये तो इसका टॉप प्रायोरिटी का डायग्राम है। सेकंड प्रायोरिटी में आपको किसको रखना है, अगर ये विकल्प नहीं है मौजूद उस स्थिति में। देखिए पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम रहेगा भाई, यहां पे आएगा कौन, मगरमच्छ अर्थात क्रोकोडाइल। यहां पे कौन आएंगे, रेप्टाइल्स। अब इसको मैं कुछ इस प्रकार कर देता हूं, यहां पे कौन आएंगे, जलीय जंतु। ठीक, ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी का डायग्राम है। अब इसको हम किस प्रकार रीड करेंगे कि सभी मगरमच्छ क्या है, सरीसृप हैं, अर्थात ऑल क्रोकोडाइल्स आर रेप्टाइल्स। ठीक, और यहां से हम क्या रीड करेंगे कि मगरमच्छ जलीय जंतु भी है लेकिन वो जल से बाहर भी रह सकता है। ठीक, किस स्थिति में कंसीडर करना है, अगर आपके पास ये नहीं है उस स्थिति में। क्लियर है, और बाकी इस एरिया का क्या मतलब है मैं आपको यहां बता चुका हूं, ये वाले एरिया क्या बताता है इसको भी मैं यहां बता चुका हूं। ठीक है, यहां तक पूरा समझ में आया। तो ये जो 14वां प्रश्न था ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। आने वाली कक्षा में हम बहुत से ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और उसमें मैं आपको विकल्प भी दूंगा। तो आपको फिर से क्या करना है, आज का ये जो लेक्चर है सुनने के बाद फिर से सभी प्रश्नों को खुद से बनाने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और फिर से आपको चेक करना है कि आप कितना सुने और कितना समझ पाए, और समझने के बाद में कितना याद रख पाए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं ये चैप्टर आपके क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का फर्क बन सकता है, और बहुत लोगों के लिए बना ही है। ठीक है, जो लोग इस चीज को भुगत चुके हैं वो मेरी बातों को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे। खासकर सीजीपीएससी प्री में जो सीसेट के प्रश्न रहते हैं उसमें 3 से 4 प्रश्न ऐसे बराबर पूछे जाते हैं, यहां से भी सिलोज्म से भी। ठीक है, तो बहुत ही सीरियसली इस टॉपिक की पढ़ाई कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो हमारे संस्थान के नंबर से आप बेझिझक संपर्क कीजिए। क्लियर है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में।